Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic Indian Constitution, the nature of Indian Constitution. And guys, please subscribe my channel and like the videos. वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स को. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जनरली क्या होता है कि जो सब कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं हर एक कंट्री के, वो या तो यूनिटरी होते हैं या फिर फेडरल होते हैं. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट पावर्स होती है वो सेंट्रलाइज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसके जो स्टेट है जैसे कि वो सब इसके सुबॉर्डिनेशन में काम करते हैं, सेंटर के सुबॉर्डिनेट होते हैं. और अगर बात की जाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ऑन स्फीयर. दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपने स्फीयर में. तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं. तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है. कुछ जो ज्यूरिस्ट्स हैं उनके थ्रू इसको कहा गया है कासी फेडरल, मतलब कि हाफ जो है ये फेडरल है, पूरी तरीके से फेडरल नहीं है. और जो कुछ जो ज्यूरिस्ट्स हैं उन्होंने इसको कहा है कि इट कंटेन्स मोर यूनिटरी फीचर्स दैन फेडरल से ज़्यादा यूनिटरी फीचर्स ये कंटेन किए हुए हैं. और मतलब कि कहीं पर इसको कहा गया है कि फेडरल है क्योंकि ये खुद नॉवल फीचर्स को अडॉप्ट करता है नेशनल इमरजेंसी में. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उनका क्या व्यू रहा, उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उनका क्या ओपिनियन था इस बारे में. उनका यही ओपिनियन था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें काफ़ी जो प्रोविजंस कुछ ऐसे दिए गए हैं जो कि सेंटर है वो कुछ पावर्स जो वो किसको दे देती है, स्टेट्स को. स्टेट्स के पास भी अपनी कुछ पावर्स हैं और सेंटर के पास भी अपनी कुछ पावर्स हैं. तो इस वजह से ये हुआ एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. बट कुछ जो ज्यूरिस्ट थे वो इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ट्रूली एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इस वजह से इसको ये एसर्टेन करना ज़रूरी हो गया कि असल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. तो इससे हम एग्ज़ामिन करेंगे क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है. तो इसमें सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया है, व्हाट इज़ फेडरल प्रिंसिपल, कि फेडरल प्रिंसिपल है क्या. प्रोफेसर केसी वेयर जो हैं उन्होंने इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब किया है फेडरल प्रिंसिपल को कि फेडरल प्रिंसिपल वो होता है जिसमें कि ये एक मेथड है पावर्स को डिवाइड करने का. तो इस वजह से जो है ये जनरल और रीजनल गवर्नमेंट है अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इनके अपनी एक पावर्स हैं और साथ ही ये एक दूसरे के सुबॉर्डिनेट नहीं है. इसमें कोई सुप्रीम नहीं है, कोई सुबॉर्डिनेट नहीं है, कोई सुपीरियर, मतलब ये चीज़ें नहीं हैं. ये अपने अपने स्फीयर में अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड किया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये इस्टेब्लिश करता है ड्यूअल पॉलिटी और ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, कि जो पावर्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वो दोनों की पावर्स जो हैं डिवाइडेड हैं और इंडिपेंडेंटली वो वर्क करती हैं अपने खुद के स्फीयर में. तो जहाँ पर कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये एक
एग्ज़ाम्पल है, ये हुआ फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक प्योरली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर होगा। तो चलिए इसके कुछ जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो बहुत इसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल होने के लिए। उसमें क्या होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स होनी चाहिए, मतलब कि पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए स्टेट अमंग द स्टेट एंड सेंट्रल। सेकेंडली सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो पावर्स हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में जो जुडिशियल पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये तीनों अपने अपने स्फीयर में वर्क करती हैं। अपना जो जैसे कि लेजिस्लेटर का काम है लॉ को पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है, जजेस का काम है जजमेंट देना। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब है ये जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, जो ये इनकी पावर्स हैं, ये सब क्या है कि ये सबऑर्डिनेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सब कंट्रोल, दीज आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वर्क करनी चाहिए, सुप्रीम नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा सुप्रीम माना गया है, सुप्रीम माना जाना चाहिए, तभी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल होने के लिए उसे रिटन होना बहुत ज़रूरी है, उसका रिटन होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी वो फेडरल कहलाएगा। नेक्स्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिडिटी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो जनरली खुद ही रिजिड हो जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है, रिजिडिटी क्रिएट होती ही होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि किसी भी स्टेट के फेडरल होने के लिए वहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर का होना ज़रूरी है, जो कि किसके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर्स होती हैं, किस में डिवाइड की जाती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ के लिए ये एसेंशियल है कि यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन रखें। क्या चीज़? डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये चीज़ किसी भी कुछ जो इंडिपेंडेंट या फिर इम्पार्शियल अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए। तो ये थे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम एग्ज़ामिन करें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये सब जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बट जो कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रूली फेडरल है, क्योंकि कुछ मैटर्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका कुछ इंटरफेरेंस है स्टेट के मैटर्स में। तो इस टाइप से जो स्टेट के मैटर्स हैं, ये स्टेट जो है पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये चीज़ फेडरल प्रिंसिपल को वायलेट करती है, तो इस वजह से वो इसको क्वासी फेडरल या फिर यूनिटरी विद फेडरल फीचर्स इसको कहते हैं। तो चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी डिक्लेयर करते हैं या नहीं। अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिटरी हुआ। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। स्टेट से जो गवर्नर्स हैं वो जो अपॉइंट किए जाते हैं
प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 और आंसरेबल होते हैं उसको। गवर्नर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो कि अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसमें कि गवर्नर को कुछ जो स्टेट लॉज होते हैं वो सेंड करने होते हैं प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, और इन स्टेट लॉज पर प्रेसिडेंट को वेटो पावर होती है अंडर आर्टिकल 200 एंड 288 क्लोज 2। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो लॉज बना सकती है हर एक उस मैटर पर जो कि स्टेट लिस्ट में इनमरेटेड है। अगर राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 मेजॉरिटी, जो कि ज़रूरी होता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये जो प्रोविज़न है इसे कोई भी वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा कि स्टेट लिस्ट पर जो लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट को लॉज बनाने चाहिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में आता है, जो ये कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है और डायमिनिश भी कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट, और ये स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर भी कर सकती है, और साथ ही उसके किसी भी स्टेट के नाम को भी ऑल्टर कर सकती है। नेक्स्ट है एमरजेंसी प्रोविज़न्स। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी इस्टेब्लिश करता है। फर्स्ट है, अगर कोई एमरजेंसी किसी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रेबेलियन इसके थ्रू होती है, तो ये सब क्या है कि आर्टिकल 352 में आते हैं। और सेकेंडली, जो एमरजेंसी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट के थ्रू होती है, तो मशीनरी इन स्टेट के थ्रू जो भी एमरजेंसी होती हैं जो कि आती हैं आर्टिकल 356 में। और थर्डली फाइनेंशियल एमरजेंसी जो कि आती है आर्टिकल 360 में। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर पर लॉज बना सकती है, बस वो क्या होने चाहिए कि जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हों, और जो सेंटर होती है वो डायरेक्शन देती है स्टेट को in which the state's execute power is to be exercised। और जो प्रेसिडेंट है वो कोई ऑर्डर आने पर इन सबको डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रल ग्रांट्स इन एड, जो कि आता है आर्टिकल 273 में। ग्रांट्स इन एड किसको दिया जाएगा? उन स्टेट्स को दिया जाएगा असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल in lieu of export duty on जूट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जूट की प्रोडक्शन इन सभी स्टेट्स में ही होती है। और आर्टिकल 275 जो है इसमें क्या पार्लियामेंट उनको ग्रांट प्रोवाइड करती है, उनको ग्रांट देती है जो नीडी स्टेट होते हैं। और जो आर्टिकल 282 है उसमें दोनों ही यूनियन एंड स्टेट ग्रांट प्रोवाइड करती है पब्लिक पर्पस के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कि वो किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जिस पर कि वो यूनियन एंड स्टेट लॉज नहीं बना सकती है, तब भी इसमें ग्रांट किया जाता है, मतलब कि यूनियन और स्टेट ग्रांट कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। सो लेट अस एग्जामिन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसका नेचर फेडरल है या फिर यूनिटरी है? तो इस चीज़ पर अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। नाउ कम टू द पॉइंट, और अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या इसका नेचर है।
डॉक्टर डी बासु ने अपना ये ओपिनियन रखा है, इस टाइप से इसको कंक्लूड किया है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही तो वो प्योरली फेडरल है और ना ही वो प्योरली यूनिटरी है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों चीज़ का मिक्सचर है। सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ काफ़ी फेडरल। इसका रीज़न यही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक एंड हो चुका है। वीडियो आपने एंड तक देखा, थैंक यू सो मच एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर।